तो आज जो हम लोग तो चैप्टर करना है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में जो एक्सक्रीशन शब्द आता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के समय बना हो उसका शरीर से बाहर निकलना एक्सक्रीशन होता है, ना कि अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना। अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना होता है एगेशन, और एक्सक्रीशन क्या होता है, ऐसा कोई सा भी बाय प्रोडक्ट जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय बना हो और उसका शरीर से निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो जैसे स्वेट हो गया, यूरिन हो गया, तो वो एक्सक्रीशन है। और जनरली मेटाबॉलिज्म के समय जो प्रोडक्ट निकलते हैं और लोग उन्हें बाहर निकालते हैं तो किस फॉर्म में निकालते हैं, स्वेट और यूरिन के फॉर्म में। परंतु जो CO2 है वो किसके फॉर्म में निकलता है, वो निकलता है गैसियस फॉर्म में, लंग्स के थ्रू। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है वो तीन तरह से बच जाते हैं। पहला है मोनोथेलिक, फिर है यूलियोथेलिक और फिर है यूलिकोथेलिक। अम्यूनोथेलिक क्या है, अमोनिया प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनका जो वेस्ट है, एक्सक्रीशन वाला वेस्ट, वो अमोनिया है, मतलब उनके मेटाबॉलिज्म के समय क्या बन रहा है, बाइपोदम में अमोनिया। यूलियोथेलिक क्या है, उनके बाइपोदम में क्या बन रहा है, यूरिया। यूलिकोथेलिक क्या है, उनके बाइपोदम में क्या बन रहा है, यूलिक एसिड। अब क्या होता है कि जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो अगर उसे ऐसे ही छोड़ दें और वो किसी और ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाए, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरिया उससे कम है और यूरिक एसिड बहुत कम है। तो क्या होता है, ये अमोनिया तो ऐसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है बॉडी से ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म ना करे। तो क्या करते हैं, अमोनिया बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल है, तो उससे ऐसे ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है जो वाटर बॉडी में रहता है या वाटर बॉडी के आसपास रहता है। क्योंकि अमोनिया वाटर में डिजॉल्व होते लेस टॉक्सिक होते, पूरी जगह हल्का हल्का अमाउंट में हो जाता है तो वो उतना नुकसान नहीं करता, या बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता, ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में प्रेजेंट है वो सिर्फ अमोनिया से ही एक्सक्रीट करेगा। वो और भी जो है यूरिक या यूरिक एसिड वो भी कर सकता है। पर अगर कोई अमोनिया एक्सक्रीट करने वाला अमीनोटैलिक है तो वो किधर रहेगा, वो वाटर बॉडीज के आसपास ही पाया जाएगा। यूलियोटैलिक जो रहता है उसे थोड़ा कम पानी लगता है, बहुत कम लगता है। और यूलिकोटैलिक मतलब यूलिक एसिड सिक्रीशन वाले तो बहुत ही कम पानी लगता है। दूसरा, अमोनिया जो है वो वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्यूबल है कि उसके लिए कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए उसे बाहर निकालने के लिए। तो वो जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है अमीनोटैलिक में, वो डिफ्यूजन एक्लॉजी बॉडी सरफेस या गिल्स के थ्रू, जो सरफेस में प्रेजेंट होती हैं फिशेस की, उनके थ्रू भी हो जाता है। यूलिकोटैलिक जो है, यूलिकोटैलिक में यूरिया जो है वो कैसे बनता है, अमोनिया को पहले यूरिया में बदला जाता है लीवर में, और फिर उसे ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम पे किडनी तक जाती है, वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है और यूरिया जो है वो यूरिन के साथ में यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है बॉडी से। और यूरिकोटैलिक में क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है। तो और क्या होता है कि जैसे हम लोग एग्जांपल लें अमीनोटैलिक का, तो बोनी फिशेस हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। तो इससे अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली वाटर बॉडी जितने भी एग्जांपल हैं वो सब वाटर बॉडी में ले लें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी वाटर बॉडी में हैं वो सब अमीनोटैलिक है, वो नहीं। अमीनोटैलिक के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल वाटर बॉडी में, और जो एक दो वाटर बॉडी में भी नहीं है तो वो आसपास घूम रहे हैं, ऐसा है। ठीक है। अब यूलियोथैलिक कौन होते हैं, यूलियोथैलिक जैसे मैमल्स हो गए, कुछ मरीन पीसेस हो गई। मरीन पीसेस कौन सी, वहाँ पे तो बोनी फिशेस, यहाँ पे कुछ कार्टिलिजिनियस फिशेस की बात की है। ठीक है, जो खारे पानी में रहते हैं। फिर आता है जैसे बहुत सारे टेलेस्टियल एम्फीबियंस हो गए। अब यूलिकोटैलिक में कौन आता है, बर्ड आ जाता है, स्नेल आ जाता है, इंसेक्ट आ जाते हैं, लेप्टाइल्स आ जाते हैं, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी इनकी दी हुई है, हम इनकी बात करेंगे। अब फिर एनसीईआरटी तो उसी के बाद वाले पैराग्राफ में क्या है,
अलग अलग किंगडम के यानी अलग एनिमल किंगडम के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात की गई है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं, ऑर्गन के बारे में। जैसे अगर मैं प्रोटोनेफ्लीडिया या फ्लेम सेल्स की बात करूँ तो ये किन में है, इनका ये पाए जाते प्लेटी हेलमिंथेस में, रोटिफर्स में, सिफेलोकॉल्डेस में जिन्हें हम एम्फिऑक्सस भी बोलते हैं, या कुछ एनालिस में भी पाए जाते हैं। फिर अगर मैं नेफ्लीडिया एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूँ तो वो पाए जाते हैं एनालिस में, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है अल्टवर्म, केचुआ, केचुआ जिसे बोलते हैं। अब आता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स। मेल्फिजियन टिब्यूल्स मोस्ट ऑफ दी उसमें पाए जाते हैं इंसेक्ट में, जैसे कॉकरोच हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अब अगर मैं उसकी बात करूँ, क्रस्टेशियंस जो आल्टोपोड्स के अंदर ही आते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लॉन्स, तो उनमें क्या पाया जाता है ग्रीनलैंड या एंटीनल ग्लैंड जिसे हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, एनिमल किंगडम में तो लिख दिया है कि जो आल्टोपोड्स हैं उनमें मेल्फिजियन टिब्यूल्स रहते हैं, पर यहाँ पे क्रस्टेशियंस में क्या दे दिए, ग्रीन ग्लैंड दे दिया है। तो ये वहाँ पे ऐसा जनरल लिखा है, तभी आल्टोपोज में 70% कौन है, इंसेक्ट, इसी नाम से। और यहाँ पे प्लॉन्स जो हैं, जो क्रस्टेशियंस है, उनका तो ग्रीन ग्लैंड ही है। अब अगर मैं सभी वर्टिब्रेट्स की बात करूँ तो उनमें जो है, उनमें जो है वो किडनी ही पाई जाती है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में तो अब फिर दिया जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके डायग्राम दिए जाते हैं। तो क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ का कंप्लाइज रहता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें एक पेयर ऑफ किडनी रहती है, जो आइदर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में लाई करती है, और जो एक एक किडनी से निकल रहा रहता है एक एक यूलेटर, मतलब दो यूलेटर हो जाते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है जहाँ पे यूलेटर आते जुड़ते हैं। यहाँ पे जो रहता है, यूरिन स्टोर होता है, और कुछ समय बाद जब कैपेसिटी से बाहर यूरिन हो जाता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। यूरेथ्रा मेल में लॉन्ग होती है, फीमेल में शॉर्ट होती है। ठीक है। अब किडनी की बात करूँ तो किडनी का जो शेप है और साइज है वो एक बीन की तरह है, और वो लेडिस ब्राउन कलर की दिखती है। एक बीन जो मटर के दाने जैसा, यानी वो नहीं होता, मत बीन जो रहता है उस तरह सा दिखता है। मटर नहीं, बीन जो रहता है एक, उस तरह का दिखता है, और लेडिस ब्राउनिंग कलर रहता है। ठीक है। अब जैसे बीन मतलब लो लाजमा से कंपेयर कर सकते हैं हल्का। ठीक है, लाजमा भी उसी के सिमिलर शेप का रहता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि ये जो है किडनी जो है, ये 12th थोलैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में रहता है। जैसे अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो पहले ऊपर कौन आती हैं, पहले ऊपर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर उसके नीचे 12 कौन आती हैं, 12 हमारी थोलैसिक वर्टिब्री आती हैं, फिर उसके नीचे 5 लंबर वर्टिब्री आती हैं। तो जो थर्ड लंबर वर्टिब्री है और लास्ट थोलैसिक वर्टिब्री है, मतलब 12th वाली, उसके बीच में ये लाई करती है। और इसका वेट जो है वो करीब करीब 120 से 170 ग्राम होता है, मतलब 120 से 170 ग्राम्स होता है। अब अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है। जो विड्थ है वो 5 से 7, और जो हमारी वो है थिकनेस, वो 2 से 3 रहती है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक किडनी का एग्जांपल लेते, तो किडनी एक ऑर्गन है, तो उसमें कहीं से भी ब्लड वेसल्स या तारे नर्व्स जाएंगी, तो यहाँ पे एक ही जगह से जाती हैं, और चारों तरफ से नहीं जाती रहती, एक जगह से जाती हैं, एक ओपनिंग से जाती है, और उस ओपनिंग या नॉच को हम लोग बोलते हैं हाइलम। और ये इनर कॉन्केव सरफेस पे लाई करती है। यहाँ से जो यूरेटर है वो किडनी के बाहर भी आ रहा रहता है, ब्लड वेसल्स अंदर भी जा रही रहती हैं, बाहर भी आ रही रहती है, प्लस जो नर्व्स है वो अंदर जा रही रहती हैं, बाहर आ रही रहती हैं। ठीक है। अब अगर मैं हाइलम के अंदर की बात करूँ तो हाइलम के अंदर ब्लॉड फनल शेप्ड वो रहते हैं स्पेसेस, जिन्हें हम लोग वीनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है। और उनके कुछ प्रोजेक्शंस लेते हैं जिन्हें हम लोग कैल्सिस बोलते हैं, कैलिसिस बोलते हैं। अब जो आउटर लेयर ऑफ किडनी है वो टफ कैप्सूल है, ताकि कोई भी चोट वोट ना पहुंच जाए बाहर से, वो ना हो जाए, उस पर कोई नुकसान ना हो जाए। और अंदर का जो जोन है वो दो पार्ट में बटा रहता है, आउटर कॉर्टेक्स
और इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो बाहर की ओर हल्का लाइनिंग की तरफ सिचुएटेड रहता है, और जो इनर मेड्यूला है वो बीच की ओर रहता है। ठीक है। अब जो इनर मेड्यूला है वो बेसिकली कॉनिकल मासेस से कंप्लाइज रहता है, में बता हुआ रहता है, जिन्हें हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड बोल सकते हैं। ठीक है। अब जो होता है और मेड्यूलरी पिरामिड बीच में कॉर्टेक्स के स्पेसेस घुसे रहते हैं एज अ कॉलम, इसीलिए उन कॉलम को हम लोग कॉलम ऑफ बल्टनी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो नेफ्लॉन्स है जिन्हें फंक्शनल और बताते थे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है, और एक किडनी में बोल अबाउट 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्लॉन होते हैं। ये जो हैं ये दो उसमें रहते हैं, दो पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। आपके कुछ कॉर्टेक्स में भी होते हैं और कुछ इनका भाग मेड्यूला में भी होता है। ऐसा नहीं होता सिर्फ कॉर्टेक्स में, ऐसा नहीं, जैसे मेड्यूला में ऐसा नहीं, थोड़ा सा पार्ट कॉर्टेक्स में रहेगा, थोड़ा सा पार्ट मेड्यूला में रहेगा। अब नेफ्लॉन जो है वो खुद में भी दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है लीनल ट्यूब्यूल। एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है लीनल ट्यूब्यूल। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है या लीनल ट्यूब्यूल क्या है? जो वीनल आर्टरी जो बॉडी किडनी के अंदर एंटर करती है, वो आर्टेरियोल्स में बदलती है, वो आर्टेरियोल्स में बदलती है, और फिर वो नेफ्लॉन में जो उसका बोमेन्स कैप्सूल है उसमें एंटर करके कैपिलरी का गुच्छा बनाती हैं। और जो आर्टेरियोल एंटर करती है वो कहलाती है एफेरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर निकलती है वो इपेलेंट आर्टेरियोल रहती है। अब एफेरेंट जो आर्टेरियोल है वो वो क्या रहता है, वो थोड़ी मोटी रहती है, और जो इपेलेंट आर्टेरियोल रहती है वो पतली रहती है, क्योंकि वह आगे जाते पहली ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनाएगी। ठीक है। जो आगे और बढ़ते वासालेक्टा बनाएगी। तो इसमें एफेरेंट आर्टेरियोल तो वापस से चीज़ें लेनी है, इसी नाम से वो पतली होती है, और एपेलेंट आर्टेरियोल तो आ ही रही है, तो ये मोटा होता है। अब ग्लोमेरुलस को कैसे डिफाइन करेंगे क्वेश्चन में? ग्लोमेरुलर जो है वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ये जो शब्द है टफ्ट, ये होता है गुच्छा ऑफ कैपिलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ले देगा दैश इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी और आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ग्लोमेरुलस ही होगा अगर किडनी के रेस्पेक्ट में निकला लिखा हुआ है तो। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो कप और बोमेन्स कैप्सूल को क्या लिखता है? कप लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लोमेरुलस को घेरता है, और जो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल कैप्सूल जो है वो दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेल्फिजियन बॉडी या लीनल कॉर्पसल्स। मेल्फिजियन बॉडी या वीनल कॉर्पसल्स। ठीक है। अब वीनल कॉर्पसल जो है या मेल्फिजियन बॉडी है, इसका जो बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट है वो आगे जाके हाईली कॉल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब से मिला हुआ रहता है, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स लेते हैं, जो आगे जाते एक लंबा यू शेप या हम लोग हेयर पिन शेप वो बनाता है, क्या ट्यूब्यूल बनाता है, जिसे हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं या हेनलेस लूप बोलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का। ठीक है। कौन सी ट्यूब्यूल था? पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो रहता है ये दो पार्ट में बता लेता है, डिसेंडेड और डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग वो पार्ट होता है जो किसके अंदर घुसला रहता है। अब ये जो पीसीटी और बोमेन्स कैप्सूल है ये तो जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। अब ये जो डिसेंडिंग पार्ट है इसका हैंडलेस लूप था, ये मेडुला के अंदर घुसला रहता है, और अंदर से ऐसे लूप होके वापस बाहर की ओर आता है अपने असेंडिंग भाग से। किसमें? कॉर्टेक्स रीजन में बाहर आता है अपने असेंडिंग भाग से, और फिर क्या बनता है? फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अलग अलग नेफ्लॉन्स के एक कॉमन ट्यूब में आते हैं, जिसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। बहुत सारे नेफ्लॉन का एक सिमिलर यानी यह एक सेम कलेक्टिंग डक्ट रहता है, मतलब बहुत सारे नेफ्लॉन एक जगह आते हैं अपने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो उनके एक जगह मिलते हैं, और वो कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब जो वही आ जाता है कि मेल्फिजियन कॉर्पसल पीसीटी और डीसीटी जो है ये कॉर्टिकल भाग में, और लूप जो ऑफ हेनले जो है वो मेड्यूला में घुसा हुआ रहता है। ठीक है।
अब इसी बात पे मैं लूप ऑफ हेनली कितना घुसा हुआ है, इसी बात पे जो वो है हमारे नेफ्लॉन है, वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। नेफ्लॉन जो 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्लॉन। कॉर्टिकल नेफ्लॉन वो नेफ्लॉन होता है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स में लाई करता है, और जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन होता है वो दूसरा टाइप ऑफ नेफ्लॉन होता है। मैंने 2 टाइप बोले ना, उसमें जो सेकंड टाइप होता है जस्टा मेडुलरी, ये वो नेफ्लॉन होता है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा माना जाता है साइज के यानी उसके हिसाब से देखें तो वो मेड्यूला में लाई कर रहा है। तो मेड्यूला में कैसे लाई करेगा, क्योंकि मेड्यूला में तो बस उसका लूप ऑफ हेनले जा रहा है, तो इसका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में बहुत अंदर तक घुसा रहता है, यानी बहुत लंबा रहता है। और जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्लॉन है, इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये थोड़ा कम घुसा रहता है। ये मेड्यूला में कम कैसे घुसेगा, जब इसका जो वो है कौन, लूप ऑफ हेनले, वो छोटा रहेगा, लूप ऑफ हेनले छोटा रहेगा। अब लूप ऑफ हेनले के अलाउंडी क्या लपेटाई रहती है, वासा लेक्टा। वासा लेक्टा क्या है, जो पेलिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनी थी ना इफ्लेन से, वही अगर उसके अलाउन लपेटा जाए, किसके अलाउन, लूप ऑफ हेनले थे, तो वो वासा लेक्टा। तो अगर कॉर्टिकल नेफ्लॉन में अगर लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी है या नहीं है, तो मतलब वासा लेक्टा भी नहीं होगी। जस्टा मेड्यूलरी में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी अच्छी खासी है, उसमें वासल रहता होगी। अब जो कॉर्टिकल नेफ्लॉन है, ये जो रहता है ये एक्सटेंड करता है बहुत कम मेड्यूला में, और जो जस्टा मेड्यूलरी है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता है, डीप चल देता है मेड्यूला में। एकदम ज़्यादा भी डीप नहीं जाता, पर जो हमारा कॉर्टिकल है उसके मुकाबले में बहुत डीप चल देता है। अब कॉर्टिकल जो है एक किडनी में 85% जितने भी नेफ्लॉन है वो कॉर्टिकल हैं, और जितने भी 15% जो हैं वो जस्टा मेडुलरी हैं। अब जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन तभी एक्टिव होते हैं जब बहुत ज़्यादा वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। ऐसे अगर बॉडी नॉर्मली हाइड्रेट है, एक ऑप्टिमम हाइड्रेशन है बॉडी में, तो हमारे जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन होंगी। पर आजकल के आजकल हम लोग देखें अपने आप तो हम लोग उतना ज़्यादा पानी नहीं पीते, तो हम लोग में जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन भी कुछ एक्टिव रहते हैं। पर डायबिटीज़ पेशेंट की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा यूरिनेट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, तो उनमें वाटर की लॉस ज़्यादा होती है। और अगर उतना पीते नहीं है पानी, तो क्या होता है उनमें जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन कंटिन्यू चलते रहते हैं, मतलब उनमें कॉर्टिकल नेफ्लॉन भी कंटिन्यू चालू है, जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन भी चालू है। अब जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन ऐसा कर क्या देता है जब डिहाइड्रेशन होती है, जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन का काम ये रहता है कि वो वाटर लॉस को बचाए। वाटर लॉस को बचाए जब बॉडी में पहले से ही पानी कम है, अगर यूरिन के फॉर्म में और पानी गवा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस पानी को बचाने के लिए जो है वो जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन काम करता है। ठीक है। अब जो है, अब यूलिन फॉर्मेशन की बात आती है कि यूलिन फॉर्मेशन किन स्टेप से बनता है, क्या सिर्फ ऐसा सिंपल सा है नेफ्लॉन का स्ट्रक्चर तो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना वो है अलग, तो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं, तो कुछ अलग तो होगा, मतलब कि इसमें भी कुछ इतना सिंपल तो नहीं होगा बस टिब्बला फिल्टर हो गया। इसमें स्टेप्स लेते हैं, पहला जो स्टेप्स लेते हैं जिसे लोग अल्टला फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या जिसका नाम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी लग सकते हैं। दूसरा नाम होता है ली एब्जॉर्प्शन, और तीसरा नाम होता है सिक्रीशन। जो अल्टला फिल्ट्रेशन है ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन से। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आला रहता है, ग्लोमेरुलस है क्या, ब्लड कैपिलरीज ही है, तो जो ब्लड आला रहता है उसमें से जो चीज़ें हैं वो फिल्टर होते हमारे बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किन चीज़ से बनी रहती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी रहती है। एक होता है एंडोथेलियम, जो ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में जो हैं वो ब्लड कैपिलरी से, तो जो उनके एंडोथेलियम है वो एक लेयर बनाती है। फिर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग डिफ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। फिर आती है बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम, बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम। अब जो बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम है उसके सेल्स को हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट, जिनके बीच में छोटे छोटे छेद रहते हैं, माइन्यूट स्पेसेस रहते हैं, जो फिल्ट्रेशन जैसे छन्नी होती है ना चाय को छानने वाली, वैसा ही काम ये छेद वाले करते हैं, ये ब्लड से चीज़ों को छान लेते हैं, ब्लड से चीज़ों को छान लेते हैं। और इन छोटे छोटे छेदों को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लेट,
फिल्ट्रेशन स्लेट या स्लेट पोल्स। अब जो ब्लड है ये बहुत फाइनली फिल्टर किया जाता है, कि ऐसे इतना फाइनली फिल्टर किया जाता है कि मैं ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि प्लाज्मा का हर एक जो कंस्टिट्यूएंट है, सिर्फ प्रोटीन्स को छोड़ के सब यहाँ पे ल्यूमेन और बोमेंस कैप्सूल में आ चुके रहते हैं। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में आ चुके रहते हैं। अब ये जो जितना भी फिल्टर होते आया है बोमेंस कैप्सूल में, हम लोग इसे जीएफआर बोलते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? जीएफआर। असल में इसे जीएफ बस बोलना चाहिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये जितना फिल्टर होते आया और जिस रफ्तार से जितने कम जितने समय के कितने समय में जितना फिल्टर हुआ है, उसे हम लोग तो जीएफआर बोलना चाहिए, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ये प्लाज्मा फ्लूइड है बेसिकली, जो फिल्टर होके आ गया है किसमें? हमारे बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, अब जो वो रहते हैं इसे हम लोग नेफ्लिक फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसे बोलना चाहूँ, अगर मैं इसका कुछ ब्लड के साथ इक्वेशन बनाना चाहूँ, जैसे सीरम का बनाते हैं ब्लड प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, तो अगर इसका बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा? जो नेफ्लिक फिल्ट्रेट रहता है वो होता है ब्लड माइनस ब्लड सेल्स माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब ब्लड से अगर मैं ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन तो हटा दूँ, तो जितना भी बचा हुआ होगा सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? यूरिया आ जाता है, वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, अमीनो एसिड आ जाता है, विटामिन आ जाता है, फैटी एसिड आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, कैलेटीन आ जाता है, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। अब अगर इसमें देखें तो ग्लूकोज आ गया, वो आ गया, बता देते हैं, वाटर आ गया, अमीनो एसिड आ गया, विटामिन आ गया, फैटी एसिड आ गया, और फिर कैलेटिन आ गया, कुछ सॉल्ट्स आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं, यह क्या हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं है? तो क्या आप हम लोग इन्हें वापस लेने की बजाय, इन्हें बाहर लेने की बजाय, क्या अंदर वापस से रीअब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहिए हम लोग, हमारी बॉडी से? क्या हमारी बॉडी वापस से रीअब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहेगी? तो ये जो रीअब्ज़ॉर्ब करना चाहती है, तो यही बॉडी आगे करती है पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैंडले में। पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैंडले में। और ये जो स्टेप और ये रीअब्ज़ॉर्ब करना ही सेकंड में कहलाता है। यानी ये जो रीअब्ज़ॉर्ब करना ही सेकंड स्टेप बनाता है, जिसे हम लोग वो बोलते हैं रीअब्ज़ॉर्प्शन। हम लोग क्या बोलते हैं? रीअब्ज़ॉर्प्शन। ठीक है, अब अगर मैं उसकी बात करूँ जीएफआर की, बता देते हैं जीएफआर है क्या। जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फॉर्म बोला है एक किडनी के द्वारा, जो जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट किडनी के द्वारा फॉर्म हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में किडनी के द्वारा जितना जीएफ बन रहा है, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो है 125 ml पर मिनट, या लोग बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। तो यहाँ से भी पता चलता है हम लोग यूरिन तो 180 लीटर पर डे तो नहीं यूरिनेट करते, 1 लीटर 2 लीटर, इससे ज़्यादा तो जनरली नहीं करते। मतलब कि यहाँ पे 180 आ रहा है, फिल्टर हो रहा है, पर हम लोग जो बाहर तो 1 निकाल रहे, मतलब जो बचा हुआ है वो अंदर वापस ले लिया जा रहा है, वो अंदर वापस ले लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी पता चल जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। अब जो जीएफआर है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है? जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो उसे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? पहला होता है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, कि जो वॉल्यूम आल है ब्लड का वो कितना आल है, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड का वॉल्यूम आल है वो कितना आल है। दूसरा आता है ना, उसे जो सिग्नल मिल रहे हैं जो उसे सिग्नल मिल रहे हैं ब्रेन्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तीसरा होता है कि जो प्रेशर वॉल पे लगाई जा रही है आर्टिल्यूल्स की, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है आर्टिल्यूल्स की वॉल पे तो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें दबाएंगी अपने आप, तो किससे? आर्टिल्यूल्स की वॉल से, तो चीज़ें बाहर भी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो जो फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेलेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेलेटस क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेलेटस एक तरह से मैकेनिज्म है, एक तरह से किडनी का अपने अंदर ही एक काम करने का सेटअप है। वो जो किडनी सेटअप की है, क्यों की है? ताकि जब वो बढ़ जाए क्या, जब कुछ चेंजेस आए किसमें,
हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में, तो उसे कंट्रोल करने थे, उसे बैक टू नॉर्मल लाने थे, जस्ता ग्लोमेरुलस एपेलेटस करते वो बना गया सेटअप हमारी किडनी के द्वारा। ठीक है, अब ये जो है जस्टम ग्लोमेरुलस एपेलेटस, ये जो रहता है ये स्पेशल सेंसिटिव लीजन कहलाता है। ठीक है, जो बनता किस कारण है, पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी और डीसीटी में से जो डीसीटी रहता है, पीसीटी और डीसीटी दो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, तो उसमें से जो डीसीटी रहता है वो एफिलेंट आर्टिरियोल, वो एफिलेंट आर्टिरियोल के साथ मिलके ये एपेलेटिस बनाते हैं। अब इसमें एफिलेंट आर्टिरियोल क्यों चुना गया, एफिलेंट आर्टिरियोल क्यों चुना गया, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन के लिए आनी है चीज़ें, जो फिल्ट्रेशन से आनी है चीज़ें, अगर उनमें कुछ चेंजेस हैं तो वो किस में दिखेंगी, एफिलेंट में ही दिख जाएंगी। तो बाहर पहले उसी में से तो आ रही हैं चीज़ें, तो अगर उसी में वॉल्यूम कम है, ब्लड था जो जीएफआर को अफेक्ट कर रहा है, तो वो उसी में दिख जाएगा। ठीक है, अगर वो वॉल आर्टिरियोल्स की वॉल में ज़्यादा वो पड़ रहा है प्लेसल, तो वो भी एफएलएन में पहले ही दिख जाएगा, तो हम लोग पहले से कंट्रोल कर लेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अ फॉल इन जीएफआर, मतलब कि जब एक फॉल आता है जीएफआर में, मतलब जब जीएफआर बता देते हैं डिक्रीज होता है, तो जो हमारा वो है कौन, जेजी सेल्स, जस्ता ग्लोमेरुलस एपेलेटस के जो सेल्स लेते हैं, तो ये तो एक सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है ना, तो इसके जो सेल्स लेते हैं वो रेनिन सिक्रीट करते हैं, जो रेनिन सिक्रीट करते हैं। अब ये जो रेनिन सिक्रीट होता है जेजी सेल्स के थ्रू, ये क्या करता है, ये एंजीनोटेंसिजन जो रहता है इनएक्टिव फॉर्म, जो उसे एंजीनोटेंसिन वन में वो कर देता है, बदल देता है। फिर उसे जो एंजाइम आता है कौन, एसीई, एंजीनोटेनिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो उसे किस में बदल देता है, एंजीनोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजीनोटेंसिन 2 है, ये किसके ऊपर काम करता है, ये एडेलिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है, एडेलिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, और वहाँ से एल्डोस्टेरोन निकालता है, और एल्डोस्टेरोन पे क्या करता है, डीसीटी के ऊपर काम करता है, जिससे Na+ और H2O का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है जिसके कारण, और जीएफआर बढ़ जाती है। ठीक है, यह और ये जो एंजीनोटेंसिन 2 है, ये किसके, ये क्या है, ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, जो क्या कर देता है, इफेलेंट आर्टेरियोल को पतला कर देता है, और इफेलेंट आर्टेरियोल पतली हो जाती है, तो जैसे पाइप से पीछे से पानी आ रहा है और सामने अगर का मुंह जो है पाइप का वो दबा दो, तो पीछे प्रेशर बढ़ जाता है ना, वैसे ही अगर इफेलेंट तो दबा दिए तो एफेलेंट में प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें भी जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे जीएफआर वापस से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे रेगुलेशन में। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब जो सेकंड प्रोसेस आता है ली एब्जॉर्प्शन, इसे लोग ट्यूब्यूलर ली एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीसीटी लूप ऑफ वेनले और पीसीटी से वो हो रहा है ली एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट ब्लड सेल और प्रोटीन, वो किस में आ गई हैं, बोमेंस कैप्सूल में। अब इनमें से बहुत सी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो वो वापस से ली एब्जॉर्ब होंगी, वो वापस से ली एब्जॉर्ब होंगी, तो अलग अलग ट्यूब से होंगी, वो अलग अलग ट्यूब से होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो ली एब्जॉर्प्शन है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें करीब करीब 65% ऑफ वाटर जो इधर आ गया है वो ली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर पोटेशियम होता है, बहुत अलग अलग सॉल्ट रहते हैं, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब जो है ये ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ सब्सटेंस का जो ली एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव रहता है, जबकि कुछ का जो रहता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहता है, और कुछ का को ट्रांसपोर्टेशन रहता है, मतलब कि कुछ लिए कुछ दिए ऐसा तरीका रहता है, या किसी और चीज़ के साथ लग के वो चल देता है। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ से कैसी चीज़ें निकल सकती है, जैसे जो डिसेंडिंग लोब ऑफ वेनले है, उसे वो सिर्फ मोस्ट परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, वहाँ से NaCl बहुत कम निकलता है, जबकि जो हमारा एसेंडिंग है वहाँ से Na से बहुत ज़्यादा निकलता है, Na+ बहुत ज़्यादा निकलता है, पर वाटर बहुत ही कम निकलता है। ठीक है, बहुत ही कम निकलता है। तो जो अलग अलग पार्ट हैं वो कितने परमिएबल हैं सब्सटेंस के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ें बाहर निकलेंगी।
दूसरा आता है जो सब्सटेंस या वाटर जो ली एब्जॉर्ब होता है, ये जो रहता है ये पहली ट्यूबुलर कैपिलरी जो इफेलेंट आर्टेरियोल नहीं बनाते, जो नेफ्लॉन के आसपास पूरी नेफ्लॉन को घेर लेती हैं, फिर उनमें ली एब्जॉर्ब होता है। जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड या Na+ है, वो एक्टिवली ली एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जबकि जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिवली ली एब्जॉर्ब किया जाता है। ली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो पैसिवली होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्लॉन में। ठीक है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्लॉन में मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पहले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पहले। ठीक है, अब 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है करीब करीब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका 99% चीज़ें कंटेंट क्या होता है, ली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो सिक्रेट करते कुछ चीज़ें जैसे H+ K+ अमोनिया फिल्ट्रेट में। ठीक है, तो वो और काम के नहीं रहते, उन्हें और निकाल ही देते हैं। अब ये किस चीज़ में मदद करता है, ये आयनिक बैलेंस और एसिड बेस के बैलेंस को बनाने में मदद करता है, बॉडी में बनाने में मदद करता है। अब अगर मैं उसकी बात करूँ कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पर मिनट फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा, 1100 से 1200 ml ब्लड किया जाता है फिल्ट्रेट किडनी के द्वारा पर मिनट। और ये कितना पंप किया जाता है हाथ के थ्रू, हाथ के थ्रू ताकते हैं 5 और लीटर ब्लड क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। 5 लीटर ब्लड पंप किया जाता है हर एक के द्वारा, मतलब कि राइट वेंट्रिकल भी 5 कर रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी 5 कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 1100 और 1200 फिल्टर कर पाती है ब्लड पर मिनट। ठीक है, अब जो ह्यूमन यूरिन जो है वो एसिडिक क्यों है, वो एसिडिक क्यों है, वहाँ पे H+ कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आता है। तो वो H+ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के कारण आया। जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं रहती, जिन्हें ली एब्जॉर्ब कर लिया पर वो ली एब्जॉर्ब कर लेते गलती से पर हमारे काम की नहीं रहती, तो उन्हें वापस भेज देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, अब फंक्शंस कैसे करते हैं ट्यूब्यूल्स, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये सिंपल क्यूबॉइडल प्लस बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो ली एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाते हैं, जो ली एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाते हैं। कैसे ये क्या है, क्यूबॉइडल प्लस बॉर्डर, मतलब कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिनसे ताकि ली एब्जॉर्प्शन बढ़ पाए। और यहाँ से करीब करीब पीसीटी में ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाटर के साथ वो हो जाता है, ली एब्जॉर्ब हो जाता है। और पीसीटी जो है वो मेंटेन करता है पीएच प्लस आयनिक बैलेंस के इसमें बॉडी फ्लूइड्स में, ताकि कैसे मेंटेन करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन, मतलब यहाँ पे सिक्रीशन होता है H+ का और एमोनिया का फिल्ट्रेट में। ठीक है, और बता देते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन था, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि जो वो है कौन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80%, 70 to 80% जो है 80% जो वो है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है वो ली एब्जॉर्ब हो रहे, जबकि एमोनिया जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है। एमोनिया जो है वो यहाँ, यानी एमोनिया नहीं, सॉरी, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से ली एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, फिर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या है कि यहाँ से यहाँ पे जो ली एब्जॉर्प्शन जितना भी होना रहता है वो इसके उसमें मिनिमम ली एब्जॉर्प्शन किससे होता है, नेफ्लॉन में मिनिमम ली एब्जॉर्प्शन होता है इसके असेंडिंग लिम्ब से। ठीक है, और ये लोब ऑफ हेनले हाई ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करते लगता है मेड्यूलरी लीजन। मेड्यूलरी लीजन में जो हाई ऑस्मोलैलिटी है वो मेंटेन करते लगता है। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये परमिएबल है वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट क्या है, इम्परमिएबल, पूरा इम्परमिएबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसके कारण ये कंसंट्रेट कर देता है फिल्ट्रेट को बहुत ज़्यादा।
फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर है, इम्परमिएबल टू वाटर है, बट क्या कहते हैं अलाउ करता है इलेक्ट्रोलाइट का पैसिवली आना प्लस एक्टिवली आना, ठीक है, जिससे जो हमारा फिल्टरेट है वो डाइल्यूट हो जाता है। पहले क्या किए, कंसनट्रेटेड किए, फिर वो डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। फिर आता है डीसीटी काम डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल ली एब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशंस कुछ दिए गए कंडीशंस में ही ली एब्जॉर्प्शन होता है, हमेशा नहीं होता। यहाँ पे ली एब्जॉर्प्शन होता है HCOT माइनस मतलब बाइकार्बोनेट आयन था, और सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है H प्लस K+ और NH3 मतलब एमोनिया का, ठीक है। अब ये मेंटेन करता है पीएच को प्लस किसके बैलेंस को, सोडियम पोटेशियम आयन के बैलेंस, आयन बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड में, ठीक है। अब आता है कलेक्टिन डक्ट का काम। कलेक्टिन डक्ट क्या करता है, ये कॉर्टेक्स से होते हुए मेड्यूला मेड्यूला के इनर पार्ट से जाता है, ठीक है, और फिर यूले बहुत सारे कलेक्टिन डक्ट मिल के यूलेटर बन के किडनी से बाहर निकल आते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे ली एब्जॉर्ब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिससे यूरिन जो है वो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। इसके पास ये क्या करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को वापस से मेड्यूलरी रीजन में, जो यूरिया यूरिन के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है, वो उसमें से थोड़ा सा यूरिया वापस से मेड्यूला में जाने में मदद करता है, ताकि मेड्यूला की जो ऑस्मोलैलिटी है वो मेंटेन रहे, प्लस ये मेंटेन करता है पीएच प्लस आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी, कैसे, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ इन K+। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ कहाँ हो रहा है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ कहाँ पे हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है, डीसीटी में हो रहा है, और साथ देते हैं हमारे कलेक्टिन डक्ट में हो रहा है, कलेक्टिन डक्ट में हो रहा है, प्लस साथ देते हैं पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिन डक्ट। पर अगर मैं सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एमोनिया की बात करूं, तो सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एमोनिया सिर्फ पीसीटी और डीसीटी में हो रहा है, और अगर मैं उसकी बात करूं सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ K+, तो वो डीसीटी और कलेक्टिन डक्ट में हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डायग्राम दे दिया जाता है, ठीक है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टरेट, कैसे फिल्टरेट तो वो किया जाता है कंसंट्रेट। तो मैमल्स के पास एक एबिलिटी है जिससे वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो जिससे वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो लूप ऑफ हेनले और वासल लगता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इधर। क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ फिल्टरेट होता है टू लिम्स मतलब असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले के, वो रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, किसके लिए स्पर्म में वाशर लगता है, कि जिससे क्या होता है, एक काउंटर करंट बनता है, और वो खुद में भी काउंटर करंट बनाते प्लस वाशर लेक्टा के साथ मिलके भी काउंटर करंट बनाते हैं, प्लस वाशर लेक्टा भी दो तरीके से, एक डिसेंडिंग के अराउंड लपेट आई हुई है, एक असेंडिंग से, तो उसमें भी काउंटर करंट बन रहता है, मतलब 3 प्रकार से यहाँ पे काउंटर करंट बन रहा रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, तो पास होने थे किसके, एनले लोग थे और वासा लगता थे, कि क्या होता है, जो ऑस्मोलैलिटी है जो वो रहती है, ताकतें हैं जो इंक्रीज होती रहती है नीचे की ओर, मेड्यूला के अंदर जाओगे तो ऑस्मोलैलिटी और इंक्रीज होते जाती है, तो वो किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, वो इसी जो काउंटर करंट बन रहा रहता है किसे वास्ता रहता और लूप ऑफ हेनली के बीच में, इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे कॉलटेक्स के बाद 300 ml पर लीटर, यानी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहता है, बता देते हैं ऑस्मोलैलिटी, पर जो नीचे इनर साइड में 1200 करीब हो जाता है इनर मेड्यूला में, तो वो ये जो काउंटर करंट लूप ऑफ हेनले प्लस इसके बीच में बन रहा रहता है, वासा लेक्टा के बीच में, इसके थ्रू मेंटेन किया जाता है। अब ये वासा लेक्टा और लूप ऑफ हेनले किसमें प्रेजेंट है, जस्टा मेड्यूलरी, मतलब सिर्फ जस्टा मेड्यूलरी नेफ्लॉन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करने के मेड्यूला में। जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्लॉन है वो बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, ठीक है। जो अब ये गलेरियन ऑस्मोलैलिटी था, ये बेसिकली NaCl और यूरिया के कारण बनता है,
जो मेड्यूला में बन रहा है, ठीक है। जो NaCl है वो असेंडिंग लूप ऑफ वासा लेक्टा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो एक्सचेंज कर लिया जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा, यानी असेंडिंग लूप ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलनेस लूप में जो NaCl ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो एक्सचेंज कर लिया जाता है किसके साथ, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा लेक्टा के साथ, ठीक है। और NaCl फिर ताते हैं असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा लेक्टा में चल देता है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो एंटर करता है यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, जो ट्रांसपोर्ट वापस कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम में, जो बाय कलेक्टिन टिब्यूल के थ्रू वो वापस कर दिया जाता है। तो ये जो यूरिया का इधर से आना है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में घुसना है, या ताते थे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl का एक्सचेंज हो जाना है, यही जो है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है कि दोनों में अपोजिट फ्लो हो रहा है। एक तो दोनों लिम्ब के बीच में हेनले ऑफ लूप हेनली लूप के दोनों लिम्ब के बीच में किसके, वाशा लेक्टा थे, प्लस वाशा लेक्टा और हेनले लूप के बीच में ये जब मिलके ऐसी NaCl और यूरिया का इधर उधर करते हैं जिससे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है, इसी तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब ह्यूमन किडनी जो है वो नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती है किससे, इनिशियल फिल्ट्रेट जो रहता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रहता है उससे 4 टाइम ज़्यादा कंसनट्रेटेड क्या बनाता है, यूरिन बनाता है हमारी बॉडी। अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन थी, जैसे थी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें भी चेंजेस आएंगे। पर एक हेल्दी बॉडी को तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तो कुछ रेगुलेशन में काम आती हैं ये चीज़ें, नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो तो उसके लिए रेगुलेशन में एक 3 वो काम आते हैं स्ट्रक्चर। जैसे होता है कि अगर मैं उसकी बात करूँ, हाइपोथैलेमस में वो रहते हैं कौन, हाइपोथैलेमस में हमारे पास ऑस्मोलेसेप्टर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो कैसे ऑस्मोलेसेप्टर्स क्या से क्या फर्क पड़ जाता है कि मान लेते हैं ब्लड का वॉल्यूम गिर गया, ब्लड का प्रेशर भी गिर जाएगा, प्लस ब्लड का वॉल्यूम गिरा तो कंसेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो वो जो रिसेप्टर्स है वो देखेगा यार इसमें तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गए, ब्लड इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होना था, ब्लड को थोड़ा डाइल्यूट होना था, मतलब वाटर जो है वो क्या कहते हैं, वाटर का री एब्जॉर्प्शन होना है ज़्यादा, ठीक है। तो जो होगा, जो हमारा वो हाइपोथैलेमस वो यानी एंटी डायूलेटिक हार्मोन ADH रिलीज करेगा, जो किससे बचाता है, डायूलेसिस से, मतलब इंक्रीज यूरिनेशन से बचाता है, ठीक है। कैसे बचाएगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा किससे, DCT और कलेक्टिन 10 से, जो DCT से जो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है वो इसी में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज होता है फ्लूइड वॉल्यूम में ब्लड के, तो इससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ऑस्मोलैरिटी नीचे आती है और ऑस्मोलेसेप्टर्स ऑफ हो जाते हैं, जिसके कारण ADH का जो रिलीज है वो भी रुक जाता है, इसी को फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ADH असल में करता क्या है, ADH क्या करता है, ब्लड वेसल को देते हैं, कन वो कर देता है, मतलब कि कंस्टलेट कर देता है, ये क्या लेता है, वैसो कंस्ट्रक्टर, तो जिससे क्या होता है BP भी बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है ग्लोमेरुलस में, जिससे अंत में जो GFR है वो भी बढ़ गया, ठीक है। अब होता है ये एक तरफ काम कर ले, एक तरफ दूसरा जो मैंने बताया था JGA, जस्ता यानी जस्ता ग्लोमेरुलस एपेलेटस, वो भी अपना काम कर ला लेता है। वो कैसे काम करता है, वो लेनिन जो जस्ता ग्लोमेरुलस एपेलेटस है उसमें जो JG सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वेनिन रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं, वेनिन रिलीज करते हैं, पर ये कब करेंगे, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहेगी और ब्लड प्रेशर कम रहेगा, मतलब GFR जो है
वो कम बनने लगे। अब जो ये जस्ता ग्लोमेरुलस एपेलेटस के जो वो हैं जेजी सेल्स, ये क्या करेंगे, जीएफआर लो हो गया है, ब्लड वॉल्यूम लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई, तो इसे सेंस कर लेंगे और क्या करेंगे, वेनिन रिलीज करेंगे। अब वेनिन करता क्या है, जो लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है एंजीनोटेंसिनोजन जो ब्लड में रहता है, उसे वेनिन क्या करता है, एंजीनोटेंसिन 1 में बदल देता है। और जो एंजीनोटेंसिनोजन है वो इनएक्टिव स्टेज है और एंजीनोटेंसिन 1 में बदल दिया। अब एंजीनोटेंसिन 1 किधर जाता है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स लेती हैं, ब्लड रहता है, उधर जो रहता है, उधर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ईस बोल सकते हैं। अब ये क्या करता है, एंजीनोटेंसिन 1 को एंजीनोटेंसिन 2 में बदल देता है। अब एंजीनोटेंसिन 2 जो है वो 3 काम करता है। वो 3 काम क्या करता है, ये पहले एड्रेनल कॉर्टेक्स को सिग्नल देता है और क्या रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये जो है Na प्लस के लिए एब्जॉर्प्शन और वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन तो डीसीटी से बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और जीएफआर भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, ब्लड वो भी बढ़ गया है, कौन, हमारा वॉल्यूम भी, जिससे जीएफआर भी बढ़ जाता है। अब क्या करता है, ये जो है ये पीसीटी के ऊपर भी काम करता है, ये पीसीटी के ऊपर भी काम करता है, डीसीटी के ऊपर काम नहीं कर रहा, पीसीटी के, जहाँ से Na प्लस और H2O का ली एब्जॉर्प्शन होने लगता है, जहाँ से Na प्लस और H2O का ली एब्जॉर्प्शन होने लगता है। प्लस एंजीनोटेंसिन का जो एंजीनोटेंसिन 2 जो तीसरा काम करता है वो है वासो कंस्ट्रिक्टर के कारण, वासो कंस्ट्रिक्टर के कारण ये इफेलेंट आर्टेरियोल को दबा देता है, जिससे पीछे वही पाइप वाला आगे दबाओगे तो पीछे प्रेशर बढ़ जाता है, वही इफेलेंट तो दबाओगे तो एफेलेंट या जो ग्लोमेरुलस है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे जीएफआर बढ़ जाता है। अब ये तो हम लोगों ने बात की थी जब जीएफआर लो हो गया, यानी ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम लो हो गया उस समय पर, क्या पता जब जीएफआर बढ़ जाए, जब आज से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, तब क्या आता है, जब आता है एएनएफ, एट्रियल नेटली यूलेटिक पेट्टल जिसे लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये चेक करता है एंजीनोटेंसिन मैकेनिज्म, देखती एंजीनोटेंसिन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा तो काम नहीं कर गया, ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है एट्रिया में। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गया किसमें, एट्रिया में, जिसके कारण एएनएफ रिलीज होता है। अब ये क्या करता है, जो इफेलेंट आर्टेरियोल दबा दी थी किसने, यानी थोड़ा सा चपटा कर लिया था उसे किसने, हमारे एंजीनोटेंसिन 2 को, उसे वापस से नॉर्मल साइज या मोटा कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वैसो डायलेटर, मतलब जो डायलेट कर दे, जो मोटा कर दे किसे, ब्लड वेसल को, ठीक है, जिसके कारण ब्लड वेसल वापस से नॉर्मल में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कम है तो उसे बढ़ा ले। अब बढ़ा ले तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तब भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसे वापस लाने के लिए भी वो है सिस्टम, ठीक है। अब आता है मिच्यूलेशन। मिच्यूलेशन है क्या, मिच्यूलेशन बेसिकली ये है कि बॉडी से बाहर यूरिन का निकलना मिच्यूलेशन है। अब जो यूरिन जो बना है किडनी में वो यूरेटर के थ्रू किसमें आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर की भी कैपेसिटी रहती है कि वो इतना अमाउंट ऑफ यूरिया यानी यूरिन को ही स्टोर कर पाएगा। जैसे हम लोग तो एक आध जाती है ना वॉशरूम जानी थी, तो वो इसी कारण है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भरा गया है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भरा गया है, ठीक है। अब जब यूरिनरी ब्लैडर भरा जाता है तो इसकी वॉल्स में जो रहते हैं वो स्टलेट रिसेप्टर्स रहते हैं, क्योंकि यूरिन भरा हुआ है तो वो तो दबाव डालेगा, वॉल को स्टलेच करेगा, तो इसमें स्टलेट रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं वो सीएनएस को सिग्नल देते हैं, जो सीएनएस को सिग्नल देते हैं। कैसा सिग्नल देते हैं, सेंसरी सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पे स्टिमुलस है, यूरिन द स्टलेच कर रहा है तो ये स्टिमुलस है, तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो क्या होगा, वो सेंसरी सिग्नल रहेगा। और फिर सीएनएस वहाँ से मोटर सिग्नल देता है, मतलब मोटर सिग्नल मतलब स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करने का सिग्नल देता है, तो वो मोटर सिग्नल हो गया। और ये किधर जाते हैं, ये स्मूथ मदर मसल्स में जाते हैं, किसके,
ब्लैडर के। और क्या कहते हैं, जो यूरेथ्रल स्पिंचल्स लेते हैं वो उसी के साथ रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे जो पाथ है यूरेथ्रा था वो खुल जाता है, यूरेथ्रा तो खुल जाता है। अब इसमें क्या होता है, दो स्पिंचल्स लेते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ लेता है वो सीएनएस से तो खुल गया, जो बाहर की तरफ है वो वॉलेंटली लेता है, तो उसे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो जब एकदम ज़्यादा आ जाती है तो हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं ना, वो बाहर वाले की तरफ से। अंदर वाला तो खुल गया, अब ये बाहर वाला भी से भी हम लोग का वो छूट जाता है कंट्रोल, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे पड़ता है। तो ये जो न्यूरल मैकेनिज्म है मिचुलेशन का, इसे मिचुलेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो एक एडल्ट ह्यूमन है, ये 1 से 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट करता है पर डे में। मतलब कि कितना, 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम यूरिया हर दिन निकालता है। अब यूरिन जो लेता है वो येलोइश फ्लूइड लेता है, लाइट येलोइश फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड, जो स्लाइटली एसिडिक लेते हैं, मतलब इसका पीएच 6.0 लेता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है, और वेरियस कंडीशन जो है वो अफेक्ट कर सकती है किसे, ताते हैं यूरिन को। अब यूरिन का भी यूरिन टेस्ट लिया जाता है ना, तो यूरिन क्या होता है, पानी क्यों पीना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब के समय जो भी पैथोजन है वो जनरली यूरिन में पास आउट होते हैं। आप तो दिख जाएगा, बैक्टीरिया तो आसानी से दिख जाते हैं, तो इसीलिए यूरिन टेस्ट लिया जाता है। एनालिसिस ऑफ यूरिन जो रहता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमारी मदद करता है, जिससे बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज प्लस पैथोजेनिक डिजीज भी पता लगाई जा सकती है। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब मेटाबॉलिज्म में के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसके कारण कुछ हुआ तो। ठीक है। जैसे ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज का प्रेजेंट होना किसमें, यूरिन में। कीटोनूरिया, कीटोन का प्रेजेंट होना, ये दोनों बता देती है कि डायबिटीज मेलाइटस के सिग्नल्स है। अगर ये यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, मतलब ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया, इससे क्या होता है, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि डायबिटीज मेलाइटस है, वो पेशेंट तो डायबिटीज है, हाई चांसेस है। ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है कि एक्सक्रीशन सिर्फ क्या किडनी से होला है, कहीं और से नहीं, और भी जगह से होला है। जैसे लंग से होता है, जो मैंने पहले बोला था CO2 रिलीज होते हैं लंग से, तो करीब करीब 200 ml पर मिनट निकाल दिया जाता है। कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं लंग से, जैसे सलाइवा से स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है। सलाइवा से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है। अब अगर मैं लीवर की बात करूँ तो लीवर जो है वो सेक्रेट करता है बाइल, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल या डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ये डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ एगेशन के समय रिलीज आउट हो जाते हैं। अब आता है स्किन। स्किन में जो स्वेट ग्लैंड लेते हैं, सेबेसियस ग्लैंड लेते हैं, तो ये भी यानी एक्सक्रीशन, सिक्रीशन बोल रहे थे, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। जैसे अब जो स्वेट है वो भी हम लोग तो एक्सक्रीट करने में मदद करता है, जैसे वाटर हो गया, NaCl हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इसे एक्सक्रीट करने में मदद करता है। प्लस गर्मियों के समय में हम लोग तो ये जो है ये कूलिंग इफेक्ट भी बॉडी में दे रहा है कि जब बॉडी में धूप पड़ती है, ये गर्मी होती है, हॉट एयर लेती है, तो हॉट एयर की हीट ये एब्जॉर्ब करते हुए और चमड़ी से भी जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करते हुए उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। जिससे ये चमड़ी की हीट एब्जॉर्ब किया हल्की, तो वहाँ पे हीट की कमी हुई, मतलब वहाँ पे कूलिंग फैक्टर इनिशिएट हो जाता है, कूलिंग नेस हल्की सी लगती है। ठीक है। जैसे सेबेसियस ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, जिससे जो यानी एलिमिनेट करता है कुछ सब्सटेंस, जैसे स्टेरॉल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, वैक्सेस हो गया, सीबम के फॉर्म में। और सीबम जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन पे, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन पे। अब कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें हम लोग हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे। जैसे पहला डिसऑर्डर हो गया यूरेमिया। इसमें क्या होता है, किडनी फेल कर जाता है। क्यों फेल कर जाता है, क्योंकि ब्लड में यूरिया का बहुत ज़्यादा हाई एक्यूमुलेशन हो जाता है, हाई एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का। वीनर कैल्कुलाई हो गया। वीनर कैल्कुलाई क्या होता है, बेसिकली किडनी स्टोन, ये बेसिकली किडनी स्टोन है। इसमें क्या होता है,
के स्टोन या इनसॉल्युबल मासेज जो है क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स के जैसे ऑक्सलेट्स हो गया, इनके किडनी में जमा हो जाते हैं, जो बोमेन्स कैप्सूल रहते हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है तीसरा वाला, ग्लोमेरुलोन पेटलिस। ये ग्लोमेरुलोन पेटलिस क्या है? इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई में। किसमें? जो ग्लोमेरुलाई रहता है वो सूज जाता है किडनी का। अब आता है चौथा, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जिसमें ये असमी ट्रीटमेंट सलीका है। ये उस पेशेंट का किया जाता है जिसे यूरेनिया, मतलब जिसके किडनी में ताकतें हैं, यूरिया हो गया है, किडनी फेलियर हो गया है, तो उसका जो यूरिया है ब्लड में एक्यूमुलेट हुआ वो रिमूव किया जाता है थ्रू प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, एक डायलिसिस यूनिट लेती है आर्टिफिशियल किडनी जिसे बोल सकते हैं, जिसमें कॉइल्ड ट्यूब्स लेते हैं जिसे हम लोग सिलोफेन ट्यूब्स बोलते हैं। जो डायलिसिन फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसका जो कंपोजिशन है वो एकदम प्लाज्मा के समान है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता। तो जब ब्लड ये जो सिलोफेन ट्यूब्स है, ये इनकी जो मेम्ब्रेन रहती है वो वन डायरेक्शनल वो रहती है क्या, एक डायरेक्शन में सेमी परमिएबल रहती है। तो बाहर जो फ्लूइड है उसमें यूरिया तक कंटेंट नहीं है, अंदर जो ब्लड है उसमें यूरिया तक कंटेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा। तो वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से जो नाइट्रोजनस बेस है वो बाहर निकल जाएगा पूरा। अब बाहर जीरो इसीलिए रखें तो दी एक्यूमुलेशन हुआ है, तो नाइट्रोजनस बेस पूरा ही निकालने के लिए ताते थे। बाहर जो डायलेशन फ्लूइड है उसमें कंसंट्रेशन यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट का जीरो रखा जाता है। अब जो क्या कहते हैं, ब्लड जो है वो लीनर आर्टरी या किसी एक कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू लिया जाता है, उसमें एंटीकोगुलेंट डाला जाता है ताकि वो मशीन के अंदर कोएगुलेट ना कर जाए, हेपेरिन जैसे हो गया वो डाला जाता है। अब जो पोलर सिलोफेन मेम्ब्रेन है ये करता है अलाउ पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे ये पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अलाउ करता है। अब जैसे नाइट्रोजनस बेस बाहर डायलेशन फ्लूइड में एब्सेंट है, तो ये जो सब्सटेंस है ये फ्रीली मूव आउट कर जाते हैं, जिसके कारण ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया ये कलिप कलिप खत्म हो जाते हैं, और जो क्लियर ब्लड है वो वापस से वेन में पंप कर दिया जाता है। एंटी हेपेरिन डाल के, तो हेपेरिन डाल लेते तो वो अंदर भी कोएगुलेट नहीं होगा, तो पर वो तो नुकसान हो जाएगा अगर कहीं कट वट लग गया उसमें। तो हेपेरिन जो एंटी कोएगुलेट है, मतलब कोएगुलेट नहीं होने दे रहा, उसके काम को काटने के लिए हम लोग एंटी हेपेरिन डाल देते हैं जो कोएगुलेट करने में मदद करता है। तो हेपेरिन अपना काम नहीं कर पाता जो हम लोग ऐड किए हैं, तो जो नेचुरल कोएगुलेशन है, कोएगुलेट करने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर, वो अपना काम करते रहते हैं। अब जो पांचवा है वो आता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब हीमोडायलिसिस भी उतना ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो ये एक अल्टीमेट मेथड होता है किस चीज़ में, एक्यूट वीनल फेलियर में, मतलब किडनी फेलियर में ताते हैं वो होता है। ताते एक कलेक्शन मेथड होता है। क्या होता है कि इसमें जो फंक्शनिंग किडनी है वो डोनर से ली जाती है और जो पेशेंट है उसमें प्लांट कर दी जाती है, पर यहाँ पे ग्लाफ्टलाइजेशन का केस होता है इसी नाम से। यहाँ पे एंटीबॉडी सप्रेशन भी डाले जाते, इम्यूनो सप्रेशन भी डाले जाते, इसलिए बॉडी पेशेंट को वो लेना पड़ता है क्या, जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेशन लेना पड़ता है, वरना जो टी सेल्स हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन किडनी जो है इसी को बर्बाद कर देंगे। अब ये तो माना जाता है कि क्लोज रिलेटिव से ली गई किडनी ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि उनके साथ हमारा जीन्स मिलते हैं, तो उनके साथ हमारे जीन्स मिलते हैं, तो ग्लाफ्टलाइजेशन होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। ठीक है। तो जैसे एक ट्विन, अगर कोई सिबलिन है और ट्विन है तो ट्विन से लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर ट्विन ट्विन में, अगर ट्विन नहीं है तो सिबलिन से लेना, सिबलिन नहीं है तो पेरेंट्स से लेना, पेरेंट्स नहीं है तो
पेरेंट्स के ब्रदर से लेना, पेरेंट के सिबलिंग से लेना, अगर वो भी नहीं है तो आसपास के ब्लड के किसी यानी फैमिली से किसी से लेना ज़्यादा सही रहता है।